हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी डी-रॉ सीरीज़ को शुरू किया हुआ था। तो इसके अंदर हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। जुलाई और अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को हम कवर कर रही हैं। आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल न्यूज़ के बारे में। तो आज का आपका लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा। तो हमने जुलाई और अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ तक कवर कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कि कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेटेड। तो अगर मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं तो इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है, दैट इज़ सेक्शन 69A। तो अगर मैं इस सेक्शन के बारे में बात करूं तो ये हमारी गवर्नमेंट को पावर्स देता है कि वो किसी भी ऐसी जो इंटरमीडिएरी साइट्स हैं या फिर कोई भी एजेंसी है गवर्नमेंट की, उनको ये बोल सकते हैं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे सरकार ने अभी ट्विटर को बोला है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट को यहाँ पे अपहेल्ड किया गया है, तो उनके जो अकाउंट्स हैं अब यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो वो 69A सेक्शन को यूज़ करके ही किया गया है। इवन यहाँ पे ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन आपका केस डाला हुआ है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि कई बार इस सेक्शन को बेवजह यूज़ किया जाता है, तो आप एक बार इसको चेक कीजिए। तो आपको 69A सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो एनुअल इनकम है उसको इंक्रीज़ करने की बात करी है। अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं एक दूसरे के साथ आते हैं। वो ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग हैं वो सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होते हैं तो एक तरह से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, और इवन ये उनको बेनिफिशियल रहता है पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक तरह से बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपकी जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिगार्डिंग। तो रिसेंटली हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन को यहाँ पर 13th एक्सटेंशन दी है, और ये जो एक्सटेंशन है जनवरी 2023 तक की एक्सटेंशन दी गई है। अगर मैं जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में बात करूं तो इसको 2017 के अंदर बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के अंदर। आर्टिकल 340 ये कहता है कि आप टाइम टू टाइम अलग अलग कमीशंस को यहाँ पर बना सकते हैं अगर आपने अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो भी कास्ट्स वगैरह हैं उनको अगर स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो कमीशन है वो आर्टिकल 340 के अंदर बनाया जा सकता है। तो इस आर्टिकल के तहत ही जस्टिस रोहिणी कमीशन को बनाया गया था। तो बेसिकली ये स्टडी कर रही हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर मैं बात करूँ क्या इससे पहले भी कोई ऐसे कमीशंस बने हैं, तो सबसे पहली बार 1953 के अंदर कालेलकर कमीशन को बनाया गया था इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए। फिर इसके बाद 1990s में आपका मंडल कमीशन बना था, मतलब उसकी जो रिपोर्ट है वो 1990s के दौरान आई थी, और उस टाइम पे इस कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया। इसकी जो रिपोर्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत यहाँ पे जो OBCs हैं उनको 27% जो रिजर्वेशन है वो दे दी गई। इसके अलावा इसके बाद भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले, जैसे इंदिरा साहनी केस हो गया। इवन आपके 2008 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप इस अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड करने का एक क्राइटेरिया बनाइए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए की गई हैं, दैट इज़ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया, जिसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको OBCs के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने FCRA के अंदर कुछ और प्रोविजंस को अमेंड किया है। जैसे कि अगर मैं FCRA एक्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इसकी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रही है, और FCRA है आपका फॉरेन रेगुलेशन एंड कंट्रीब्यूशन एक्ट।
तो ये एक ऐसा एक्ट है कि अगर कोई भी एनजीओ या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बाहर से फंडिंग मैकेनिज्म लेना चाहती है, बाहर से अगर उन्होंने फंड्स लेने हैं या फिर रेमिटेंसेस लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर ही रेगुलेट होती हैं। जैसे कि जो लास्ट टाइम इसकी अमेंडमेंट आई थी 2020 के अंदर, तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि आपने अगर कोई फंड्स लेने हैं तो आपको सिर्फ एसबीआई की जो न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है उसके अंदर ही लेने पड़ेंगे। इसके अलावा अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करानी पड़ेगी, आधार कार्ड कंपलसरी रहेगा, और जितने भी आपके पास फंड्स आ रहे हैं उसमें से सिर्फ 20% जो फंड्स हैं वो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे पहले 50% ये होते थे, लेकिन इसको अमेंड करके 20% कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ और अमेंडमेंट्स यहाँ पे देखने को मिली हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन ने बाहर से रेमिटेंसेस लेने हैं, पहले वो 1 लाख तक की लिमिट होती थी, लेकिन अब इसको 10 लाख तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन है, अगर उन्होंने इन्फॉर्म करना है तो वो इन्फॉर्म करने का जो टाइम पीरियड रहता था वो पहले 30 दिन रहता था, लेकिन अब वो 90 डेज़ कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं एनजीओज़ के बारे में बात करूं, उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं, तो पहले ये 30 दिन होता था, लेकिन अब उनके लिए 45 डेज़ कर दिया गया है। तो ये कुछ और प्रोविजंस हैं जो एक तरह से ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पसमंदा कम्युनिटी के बारे में। तो ये जो कम्युनिटी है रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जो कम्युनिटी है बिहार वाले रीजन में देखने को मिलेगी। ये जो कम्युनिटी है मुस्लिम रिलीजन के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनके अंदर कास्टिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस कम्युनिटी के अंदर भी आपको जो लोग हैं उसमें एक सोशल हायरार्की देखने को मिलेगी। तो इनके अंदर भी बैकवर्ड होते हैं, दलित कास्ट जो होती हैं वो देखने को मिलती है। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिविएट करने की बात करते हैं या फिर इनकी इंक्लूसिव ग्रोथ करने की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक पर्टिकुलर जियो पोर्टल जो कि पिछले साल लॉन्च किया गया था, और अभी वो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये जो पोर्टल है ये पब्लिक के लिए अवेलेबल करवा दिया है। तो अगर मैं इस पोर्टल के बारे में बात करूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली है, उसके आसपास वाले जो रीजन है जो इसको सराउंड करते हैं उन सबको हम एनसीआर रीजन के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्टल के अंदर आपको एनसीआर रीजन से रिलेटेड अलग अलग जो मैप्स हैं, अलग अलग जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पोर्टल है उसको हमने परिमाण पोर्टल का नाम दिया है, और ये बेसिकली कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी हो, लोकल प्लानिंग करनी हो, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबलाइज टू लोकलाइज। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इस पे ज़्यादातर ध्यान ये दिया गया है कि आप बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय हमारी कंट्री के अंदर ही अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कीजिए। अब क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी है, तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हम जो प्रोडक्शन है उसका एक पर्टिकुलर टारगेट रखा गया है। क्या टारगेट है? तो ये 2026 तक $300 बिलियन की जो प्रोडक्शन है ये करने वाले हैं, जिससे कि जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक तरह से वोकल फॉर लोकल जो है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप किया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसको न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के अंदर अनवील किया है, जो कि एक 6.5 मीटर्स टॉल एम्बलम है। तो अगर मैं हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में बात करूँ तो इसकी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि एक अबैकस होता है जिसके ऊपर आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो आपको एक हॉर्स देखने को मिलेगा जो कि डिनोट करता है, जो बुद्धा है उनका एक कंठक नाम का एक घोड़ा होता था, उनको डिनोट करता है। इसके अलावा आपको बुल देखने को मिलेगा जो कि हमारे बुद्धा हैं, जो उनका ज़ोडिएक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एलिफेंट देखने को मिलेगा जो कि ड्रीम ऑफ माया क्वीन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो जिस टाइम पे बुद्धा ने जन्म लेना था तो उनकी जो माँ है उनके वूम्ब के अंदर एक एलिफेंट ने प्रवेश किया था, तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है। इसके अलावा आपको लायन भी देखने को मिलेगा अबैकस के ऊपर, और इन चारों एनिमल्स के बीच में आपको व्हील ऑफ लॉ मिलेगा, दैट इज़ धर्म चक्र देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको ऊपर इसके 4 लाइन्स देखने को मिलेंगे जो
की अलग अलग डायरेक्शन में जो धम्मा है उसको स्प्रेड कर रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी इसके नीचे आपको सत्यमेव जयते भी देखने को मिलेगा, जो कि एक पर्टिकुलर उपनिषद से लिया गया है, दैट इज मुंडक उपनिषद, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। तो ये कुछ चीज़ें आपको नेशनल एम्बलम के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आते हैं, तो उन्होंने एक मैस्कट को रिलीज़ किया है जिसका नाम है जागृति। तो इस मैस्कट को इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इनको बनाया गया है। तो किस किस चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका हॉल मार्किंग हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हॉल मार्क्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। दैट मीन्स उनके ऊपर हॉल मार्क्स ज़रूरी होने चाहिए। इसके अलावा आपका कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे जागृति मैस्कट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई है निधि खारे की चेयरमैनशिप के अंडर। तो अगर मैं इस कमेटी के बारे में बात करूं तो ये काम करेंगे राइट टू रिपेयर के बारे में। तो राइट टू रिपेयर के बारे में ये काम करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी होती है, अगर उस कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए तो उस कंपनी की डिस्क्रिशन रहती है कि वो कंज्यूमर्स को ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो कंज्यूमर्स को ऑफर कर सकें। दूसरी तरफ अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो उनको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं जो कि एक कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन राइट टू रिपेयर के अंदर एक कंज्यूमर का डिस्क्रिशन रहता है, जिसके तहत अगर वो अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये उनका राइट है और रिपेयर करने के लिए कंपनीज को बोल सकते हैं। इसके अलावा जो राइट टू रिपेयर है उसके बहुत ज़्यादा आपको यूजेस देखने को मिलेंगे। जैसे राइट टू रिपेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपेयर हो जाती हैं, तो यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट के ऊपर जितना भी एक तरह से वेस्ट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। दूसरी तरफ जब भी कोई चीज़ रिपेयर करते हैं तो उस चीज़ की किसी भी मशीन की डिसमेंटलिंग होती है और डिसमेंटलिंग होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि उस मशीन को कैसे बनाया गया है। इसके अलावा ये मनी को भी सेव करता है, जितनी भी आप कह सकते हैं कि ये बेटर देन रिसाइकलिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिपेयर से रिलेटेड हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जजमेंट दी है कि जो भी आपका माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, जो कि आपके आर्टिकल 29 और 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो ये बेसिकली स्टेट डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ कि हमारे इंडिया के अंदर अगर रिलीजन वाइज में बात करूं तो यहाँ पे आपको एक मेजर कम्युनिटी देखने को मिलेगी और माइनर कम्युनिटीज देखने को मिलेगी। अगर मैं मेजॉरिटी के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो हिंदू रिलीजन के हैं। इसके अलावा जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इन सबको मिला हुआ है। लेकिन ये तो ओवरऑल इंडिया की बात हो गई ना। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि अगर हिंदूज मेजॉरिटी में हैं तो वो स्टेट में माइनॉरिटी में भी हो सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर मैं लद्दाख, मिजोरम और लक्षद्वीप, कश्मीर, इन सब रीजन्स के बारे में बात करूं, इन सब स्टेट्स के बारे में बात करूं, तो इनके अंदर जो हिंदुइज्म है, जुडाइज्म है और बहाइज्म है, ये एक तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कंसीडर होता है। तो दैट मीन्स जो आर्टिकल 29 और 30 है जिसके अंदर हम लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कम्युनिटीज को यहाँ पे माइनॉरिटी के राइट्स देते हैं, तो यहाँ पे ये जो राइट्स हैं वो इक्वली एप्लीकेबल हैं अगर किसी स्टेट के अंदर भी कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है। तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स जो आर्टिकल 29 और 30 है वो ऑल ओवर इंडिया के बजाय वो क्या रहेगा, स्टेट डिपेंडेंट रहेगा। तो रिसेंटली ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। आज आपके जो जुलाई और अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड इवन यू कैन वॉच दैट MCQ सीरीज़ विच वी हैव लॉन्च्ड, जिसके अंदर हम हर एक दिन के यहाँ पर 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि द हिंदू एंड जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें से लिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।